आज 11th बायोलॉजी से आज हम आप लोगों को मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण एवं उसके वर्गीकरण के बारे में आपको बताएंगे। और इसमें आप सीखेंगे कि इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं, कौन कौन से मोनेरा जगत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सजीवों को रखा गया है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, और उसके अलावा इनके वास स्थान कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कौन कौन से ये ऐसे इनको स्टेनिंग करने में रंगने पर किस विधि से रंगा जाता है, इसको आप सीखेंगे। ये भिन्न भिन्न पोस्टर, भिन्न भिन्न फिगर के माध्यम से आप इनके आकार को समझ पाएंगे। देख रहे हैं ये स्ट्रेप्टोकाकस चेन युक्त जो होते हैं वो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है जीवाणुओं की संरचना, जीवाणुओं के आकार, उनके वास स्थान, ठीक है, कौन कौन से गोलाकार होते हैं, कौन कौन से रॉड शेप्ड होते हैं, ये पोस्टर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इनकी गतिशीलता के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। इनमें जो कसाब होता है, फ्लैजेला, ये देख रहे हैं पतले पत्ते जो फ्लैजेला दिख रहे हैं, कसाब का अध्ययन कर पाएंगे। फिम्बरी रोम, जो सेल वाल पर छोटे छोटे रोम जैसे सदृश दिखाई देते हैं, ये देखिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के ये जीवाणुओं की संरचना, ये आपको दिखाने के लिए कि ऐसे होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, देख रहे जलाशय कोई है, पानी स्टोर हुआ, और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी बहुत सारी काई जिसे आप बोलते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा जगत में रखे गए हैं, ठीक है, जो जल के ऊपर सरफेस पर, सतह पर तैर रहे हैं। ये भी साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल जिसे हिंदी में कहते हैं, ये इसकी संरचना, आकार, ये भी उसी तरह से है, नीलहरित शैवाल ही है वो। और ये साइनोबैक्टीरिया समुद्र या जल के सरफेस पर, नदी के सरफेस पर ये किस तरह से देख रहे हैं, ये इस तरह से दिखते हैं। माइकोप्लाज्मा की संरचना क्या है, विदाउट सेल वॉल ये होता है माइकोप्लाज्मा। तो ये तीनों आप देखेंगे जीवाणुओं की संरचना। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से ये जीवाणु, चूँकि बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं मानव में, कैसे उनका ट्रांसमिशन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मक्खियों के माध्यम से, जल के संक्रमण से, सब्जियों फलों के संक्रमण से, इसको फिगर के माध्यम से ले लिया है। यहाँ भी एक ट्रांसमिशन, संक्रमण कैसे होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, डायरेक्ट कंटैक्ट के माध्यम से, एयर के माध्यम से, इनडायरेक्ट कंटैक्ट फूड वगैरह के माध्यम से, और मॉस्किटो इंसेक्ट जो होते हैं उनके माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से, कैसे ये जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलकर उसे बीमार करते हैं। ये हमारे मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा किस तरह से जीवाणुओं, वायरस, पैथोजन का संक्रमण, मतलब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इसे बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये होता है। ये होठों पर इस तरह से बहुत सारे पैथोजेंस जिसमें जीवाणु भी हैं, एक दूसरे को बीमार करने के लिए काफ़ी होते हैं। हमारे हाथों में ये इस तरह से हम जो देख नहीं पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनका आकार बहुत छोटा होता है, हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। तो ये इसीलिए हाथों को बार बार कहा जाता है साबुन से धुलना चाहिए, खाने से पहले हाथ मिलाने से भी इन जीवाणुओं का, पैथोजन रोगाणुओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरिया का एक पूरा सेल, कोशिका, जीवाणु की कोशिका, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जीवाणु पोषण ये अगले टॉपिक, अगले वीडियो का टॉपिक होगा, इसको हम आगे बताएंगे। प्लाज्मिड एपिसोम क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है, इसके जान पाएंगे। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप सीख पाएंगे यहाँ पे, इनके बारे में जानेंगे। और कैसे इनकी स्टेनिंग होती है, ग्राम विधि द्वारा जीवाणुओं का अभिरंजन, स्टेनिंग कैसे होता है कि कौन से ग्राम पॉजिटिव है, कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसमें आप ये जान जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरियल सेल की संरचना कैसे होती है। फिम्बरी रोम ये जान पाएंगे, ये कसाभिका फ्लैजेला की संरचना किस तरह की होती है। विभिन्न प्रकार के ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कसाभ की संरचना के आधार पर, कसाभ की उपस्थिति, उनकी संख्या के आधार पर बैक्टीरिया का नाम रखा गया है। तो ये जान जाएंगे क्या क्या आकार होता है, गोलाकार, दंडाकार, डिफरेंट ये आकार के आधार पे उन बैक्टीरिया का नाम रखा गया है, एक कैटेगरी, वर्ग बनाया गया है जीवाणुओं को आकार। वास स्थान कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब इस वीडियो में सीखेंगे। इनके सामान्य लक्षण क्या हैं ये जानेंगे, ठीक है।
तो इनका वर्गीकरण, मोनेरा जगत का वर्गीकरण कैसे है, प्रमुख लक्षण को ये आज आप लोग सीख पाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम जगत मोनेरा वर्गीकरण एवं इसके प्रमुख लक्षण। ठीक, और इसमें आप जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से देखते नहीं हैं बच्चे। तो मोनेरा जगत में जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल ऐसे एक कोश की जीव होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इस पदार्थ को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से पृथक रखने के लिए केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता। इसीलिए हमने पहले वीडियो में बताया था कि इनका जो इनको प्रोकैरियोट कोशिका के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोकैरियोट्स मतलब कि ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता, अर्ध विकसित होता है, यानी कि केंद्रक न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो बिना न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो इनके उसको केंद्रक तब नहीं कहते, उसको न्यूक्लियाड बोलते हैं और आरंभिक केंद्रक बोलते हैं। यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो एक झिल्ली युक्त होता है, उसको पूरा विकसित केंद्रक कहते हैं और न्यूक्लियस नाम देते हैं। तो इनमें जो है कि केंद्रक झिल्ली नहीं होता, इसलिए इसको केंद्रक नहीं कहते हैं और इसीलिए केंद्रक विहीन अर्थात पूर्व केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अष्टहेकल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके लिए एक अलग जगत मोनेरा की स्थापना की थी और उस मोनेरा को व्हाइटेकर ने अपना जगत में 5 किंगडम जगत जब क्लासिफाई कर रहे थे तो मोनेरा को उन्होंने अपने जगत में रखा, पहला जगत मोनेरा में एक वैज्ञानिक और थे कोपलैंड। उन्होंने समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीवों को जिसमें आरंभिक केंद्रक होता है उसको रखा। इसमें जीवाणु को रखा, साइनोबैक्टीरिया को रखा, आर्कीबैक्टीरिया को रखा, माइकोप्लाज्मा को रखा, जिसका फिगर हमने आपको दिखा दिया है। अब इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? जगत मोनेरा के प्रमुख लक्षण। जगत मोनेरा के जीवधारी जो होते हैं उनके लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे कि ये सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आप अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से। ये एक कोशिकीय होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं होता, उसको न्यूक्लियाड बोलते हैं। आरंभिक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। इसमें आगे लक्षण भी देखते जाइए। इनमें केंद्रक के स्थान पर कोशिका में केंद्रकाभ या न्यूक्लियाड पाया जाता है, जिसे वलयाकार डीएनए कहते हैं। इनके केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन तथा केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इन जीवों की कोशिका में झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड लवक जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम। राइबोसोम 70S पाया जाता है, 80S राइबोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो ये सब जो कोशिकांग होते हैं जैसे कि यूकैरियोटिक में कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक रिक्तिका जिसे ट्रू वैक्यूल कहते हैं वो नहीं पाई जाती है। इनकी कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। सिर्फ यही एक ऑर्गेनेल है जो राइबोसोम, वो भी 70S टाइप का, वो पाया जाता है। इनमें प्रजनन क्रिया जो होती है प्रायः अलैंगिक एसेक्सुअल प्रकार की होती है। इनमें प्रचलन मतलब एक लोकोमोशन जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये कशाव, इसे फ्लैजेला बोलते हैं, इसके द्वारा होता है। लैंगिक जनन प्रायः अनुपस्थित होता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ विधियां खोजी हैं, 3 विधियां, इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन ये आ जाता है। तो उसके द्वारा अब ये सिद्ध कर दिए हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसका वर्गीकरण, जगत मोनेरा का वर्गीकरण जो है वो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार 2 डिवीज़न में बांटा गया है। पहला इसका डिवीज़न है, डिवीज़न फर्स्ट, यू बैक्टीरिया, जिसमें जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और माइकोप्लाज्मा रखे जाते हैं। दूसरा डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो है वो आर्कीबैक्टीरिया का है। ठीक, तो फर्स्ट डिवीज़न में यू बैक्टीरिया और सेकंड डिवीज़न जो होता है आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया मतलब बहुत ही प्राचीनतम बैक्टीरिया, जिसमें मिथेनोजन नामक बैक्टीरिया वगैरह सब आ जाते हैं, हेलोफाइट वगैरह। एक सरसरी नज़र से यहाँ पे देखिए ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है किंगडम मोनेरा को।
प्रभाग या डिवीज़न फर्स्ट में यू बैक्टीरिया, सेकंड में आर्की बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में जीवाणु, ट्रू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक, अब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सभी जीवाणु, जितने भी जीवाणु हैं यू ट्रू बैक्टीरिया, वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ये पहले बता दिया गया है। एक वैज्ञानिक थे हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांत से खुरचे हुए मैल को देखा। और ये देखिए वैज्ञानिकों का, ये एंटोनी वान ल्यूवेनहाक हैं, ये ए फिगर में, और बी में लुई पास्चर। देख रहे हैं, ये एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, ये लुई पास्चर और ये रॉबर्ट कोच। इन्होंने जीवाणुओं पर बहुत अध्ययन किया और जिससे उन्हें अनेक सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, और ये जीवाणु थे। लिनियस ने इन्हें जीनस वर्मिस में रखा। एरनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु का नाम दिया। जीवाणु का जो नाम आज प्रचलित नाम है बैक्टीरिया, वो एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन क्रियान्वयन प्रकार किया और बताया कि जीवाणुओं द्वारा होता है। ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो होती है वो जीवाणु द्वारा होता है, ये लुई पास्चर द्वारा बताया गया। लुई पास्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना और विभिन्न रोगों के कारण ये सूक्ष्मजीव होते हैं। और लुई पास्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों की उत्पत्ति जीवाणुओं द्वारा एक थ्योरी उन्होंने विकसित किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ये लुई पास्चर का दिया हुआ है। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। और रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध किया कि चौपाई में होने वाला एंथ्राक्स, ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, मानव तक भी हो जाता है उनके इन्फेक्शन से। इनका हैबिटेट जो आवास है वो मिट्टी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये एंथ्राक्स बीमारी मनुष्य में क्षय रोग, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस तथा हैजा का कारण भी यही जीवाणु होता है। कहने का मतलब है कि रॉबर्ट कोच ने ये बताया कि जो एंथ्राक्स बीमारी है, हैजा है, टीबी है, ये सब जीवाणुओं से ही होते हैं। इसी वैज्ञानिक ने प्रथम बार जीवाणुओं का आर्टिफिशियल कल्चर किया। जोसेफ लिस्टर ने भी जीवाणुओं के संबंध में एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत किया था। ठीक, और इस तरह से जीवाणुओं के अध्ययन की एक शाखा बन गई जीवाणु विज्ञान, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। लुई पास्चर को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाता है, लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविकी के पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुई पास्चर को कहा जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। ल्यूवेनहाक को जीवाणु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तथा रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लुई पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ल्यूवेनहाक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और रॉबर्ट कोच फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। इस तरह से 1885 से लेकर 1914 तक बहुत खोजें हुई बैक्टीरिया के संबंध में, और इस पीरियड को सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जीवाणुओं के समान लक्षण क्या क्या हैं? जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं सबसे सरल, सिंपल संरचना वाले होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे, बहुत सूक्ष्म, तथा एक कोशिकीय और आद्य, प्रिमिटिव आद्य मतलब बहुत ही प्राचीनतम ये जीव होते हैं। ठीक, सबसे सरल, एक कोशिकीय, अति सूक्ष्म और प्रिमिटिव होते हैं, आद्य होते हैं। ये विश्व जनीन अर्थात सर्वव्यापी, सब जगह पाए जाते हैं, जल में, मिट्टी में, हवा में, हर जगह पाए जाएंगे। जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत पौधों, जंतुओं पर वास करते हैं। ये बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर भी पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, इनमें सुविकसित लवक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये सब कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता, सिर्फ इनमें राइबोसोम, वो भी 70S पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी कोशिकांग जो यूकैरियोटिक पाए जाते हैं वो इस मोनेरा जगत के सजीवों यानी प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। जीवाणु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती, तथा केंद्रिका भी नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। कोशिका द्रव में उपस्थित केंद्रकीय पदार्थ, न्यूक्लियर मटेरियल को आरंभिक केंद्रक कहते हैं, तथा ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आरंभिक केंद्रक में सामान्य गुणसूत्र नहीं होते, DNA होता है, परंतु उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। सबसे बड़ा
ये लक्षण है कि डीएनए होता है लेकिन उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, याद रहना चाहिए। डीएनए वलयाकार होता है, ये भी याद रहना चाहिए कि डीएनए वलयाकार मतलब रिंग, गोल आकार, उसका कोई छोर जो होता है वो ओपन नहीं होता। और इसके समूह को केंद्रकाव या जीनधर न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। मतलब समूह का मतलब जहाँ डीएनए एक जगह कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं उस पूरे समूह को केंद्रकाव कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, हिंदी में जीनधर। केंद्रक किस लिए नहीं कहते? क्योंकि इस केंद्रक झिल्ली नहीं होता, अर्धविकसित केंद्रक होता है। इनमें केंद्रक कला कुछ स्थानों पर अंदर की ओर अनेक बाहर वलित होकर मध्यकाय जिसे मीसोसोम बनाते हैं। एक बाहर से इस तरह से मैं बता दूं आपको, जो मीसोसोम संरचना होता है, जिससे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, ये एक सेल है गोल सी, और इसमें जो ये सेल वाल बाहर वाला हो गया, अंदर ये ऐसे ये जो संरचना ये देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं मीसोसोम। ठीक, तो ये मीसोसोम बनती हैं, वलित होकर के फोल्ड हो जाती है, जिन पर श्वसन रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं। कहने का मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है श्वसन क्रिया में, एटीपी के निर्माण में, वह काम मीसोसोम यहाँ पे करता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जो जीवाणु होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हरित लवा क्लोरोप्लास्ट जैसी रचना नहीं होती है, बल्कि एक लैमिला रचना वाले अनेक थैलक्वाइड जीव द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो रसायन जो स्वपोषी होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे ऊर्जा का उपयोग कर एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। और कुछ रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये स्वपोषी बैक्टीरिया अलग अलग डिफरेंट टाइप से अपना साइकिल पूरा करते हैं। 10वां इसका लक्षण है कि जीवाणु के राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रहते हैं और प्रायः पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के रूप में रहते हैं। इनकी कोशिका में एस्टिलग्लूकोसामिन, ठीक, एस्टिल ग्लूकोसामिन तथा एस्टिल म्यूरेमिक अम्ल नामक 2 प्रमुख शर्करा व्युत्पन्न होते हैं जो अन्य जीवों में नहीं होते। ये इनका प्रमुख लक्षण है। तो ये याद रहना चाहिए कि इनके जो कोशिकाओं में या कोशिका भित्ति में ये प्रमुख रसायन होते हैं वो किसी और जगह नहीं मिलेंगे। इनमें जनन सामान्यतः द्विविभाजन बाइनरी फिशन द्वारा होता है जो एक प्रकार का असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोटिक डिवीजन होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये जीवाणु स्पोर बनाते हैं, छोटे छोटे स्पोर बना लेते हैं, वो बाद में जर्मिनेट करके पूरा जीवाणु में विकसित हो जाते हैं। जीवाणु में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अस्पष्ट युग्मकों के संलयन फ्यूजन द्वारा नहीं होता। इनमें आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की विभिन्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। इनके लैंगिक जनन को कंजुगेशन संयुग्मन, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन और पारक्रमण ट्रांसडक्शन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन को इन विधियों द्वारा जो व्यक्त होता है कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक, अब वास स्थान कहाँ कहाँ ये जीवाणु पाए जाते हैं? जैसा कि बताया गया है कि जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, वायु में, जल में, सड़े गले पदार्थों पर, मृत जंतुओं के शरीरों पर, हर जगह पाए जाते हैं। ये गर्म जल के झरनों में पाए जाएंगे, मरुस्थल जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होते मरुस्थलीय जगहों पर भी पाए जाते हैं, बर्फ़ में पाए जाएंगे, गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव कठिनता से ही रह पाते हैं उसमें भी ये वास कर लेते हैं। कई जीवाणु तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी वास करते हैं। ये जल, मिट्टी, वायु, जंतुओं और पौधों, जीवित और मृत दोनों पर पाए जाते हैं। ये गर्म और गर्म जल के झरनों में और बर्फ़ में भी पाए जाते हैं। गर्म जल के झरने अगर 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भी हैं तब भी ये जीवित रहते हैं। जीवाणुओं का आकार, जीवाणु अति सूक्ष्म, बहुत छोटे होते हैं और साधारण जीव हैं। ये प्रायः एक कोशिकी होते हैं, परंतु कभी कभी कोशिकाओं की संख्या 20 माइक्रोन तक होती है। ठीक, इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। ठीक है, सबसे कम लंबाई का जीवाणु होता है डायलिस्टर न्यूमोसिस्टिस तथा अधिकतम लंबाई का जीवाणु होता है स्पाइरुलम वालुटेंस, 15 माइक्रोन का होता है। ठीक, परंतु सबसे बड़ा जीवाणु जो होता है बेजियाटोवा मिराबिलिस, ठीक, यह बहुकोशिकीय तंतुमय
जिसकी लंबाई कई मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। जीवाणु अपनी विभिन्न आकृतियों के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार या इसको कोकोई जीवाणु। गोलाकार जीवाणु को कोकोई बोलते हैं। यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कण। इस प्रकार में गोलाकार या अंडाकार जीवाणु होते हैं, इनके प्रकार के हो सकते हैं, जैसे माइक्रोकोकोई। ठीक, ये गोल जीवाणु अलग अलग रहते हैं। उदाहरण माइक्रोकॉकस। देखो माइक्रोकॉकस, यहाँ देख लीजिए माइक्रोकॉकस। ठीक, जो माइक्रोकॉकस होंगे वो एक सिंगल अगर है इस तरह से तो माइक्रोकॉकस, दो अगर हैं तो डिप्लोकॉकस, डिप्लो से दो हो जाता है। स्ट्रेप्टोकॉकस है तो ये चेन में एक के बाद एक लगे रहते हैं तो ये एक चेन बनाते हैं, इसको स्ट्रेप्टोकॉकस बोलते हैं। डिप्लोकॉकस मतलब दो बैक्टीरिया था, माइक्रोकॉकस मतलब सिंगल। ठीक, टेट्राड में इस तरह से संरचना रहती है। सरसिनी में ये कई झुंड में रहते हैं और स्टेप्लोकॉकी में ये इस तरह से बहुत सारे। ठीक, ये तो गोलाकार हो गए। मोनोबैसिलस, बैसिलस शेप, अब ये जितना कॉकॉट थे ये गोला हो गया। बैसिलस मतलब रॉड शेप। मोनोबैसिलस है, मोनो में सिंगल होता है, मोनोबैसिलस होता है सिंगल। डिप्लोबैसिलस ये दो बैक्टीरिया रॉड शेप, और स्ट्रेप्टोबैसिलाई ये लंबी चेन। कई बैसिलाई रॉड शेप जब जुड़ जाते हैं तो इसको स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोलते हैं। ठीक, कोकोबैसिलस ये संरचना है। विब्रियो कामा शेप्ड होता है, जैसे हम कामा लगाते हैं इस तरह से, ये कामा लगाते हैं ना, इस तरह से विब्रियो शेप बोला जाता है। स्पाइरिलम का ये संरचना और स्पायरोचीटी की इस तरह से होते हैं। ये विभिन्न आकार हैं। और फिलामेंटस, ये फिलामेंटस तार के जैसे होते हैं। और ये स्टार शेप्ड बैक्टीरिया और ये स्क्वायर बैक्टीरिया। ठीक, विभिन्न डिफरेंट शेप साइज के। वही चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है कि डिप्लोकोकोई ये जोड़ों में रहते हैं। उदाहरण है डिप्लोकॉकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकॉकस ये जीवाणु जंजीर के रूप में रहते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस लाइक्टिस। टेट्राड्स ये जीवाणु एक चौरस पैकेट में रहते हैं। उदाहरण नेसीरिया। सर्सिनी ये 8 से 64 या अधिक के घनाकृतिक पैकेट, क्यूबिकल पैकेट में रहते हैं। उदाहरण सर्सिनी ल्यूटिया। और स्टेफिलोकाकाई ये जीवाणु झुंड में रहते हैं, स्टेफिलोकाकस ऑरियस। ठीक है, और दंडाणु या बैसिलस, डंडे के जैसे होते हैं, जो वो रॉड शेप्ड होते हैं जिन्हें बैसिलस कहा जाता है। ये जीवाणु एक डंडे के आकार के होते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। मोनोबैसिलस अकेला बैसिलस पाया जाता है। डिप्लोबैसिलस जोड़ों में रहते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस जो होते हैं वो ये जंजीर के रूप में रहते हैं, यानी कई बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस एंथ्रेसिस। कॉमा, ये कॉमे जैसे संरचना के जीवाणु होते हैं। उदाहरण तो विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलरी और बैसिलस एंथ्रेसिस ये सब होते हैं। कॉमा में कामा शेप्ड होते हैं विब्रियो। और स्पाइरली जो होते हैं वो स्पाइरल, मतलब स्पाइरल टाइप के होते हैं, जैसे मुड़ते हुए, जैसे सर्प चलते हैं इस तरह से लहराते हुए, उस तरह से वो स्पाइरल शेप्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाणु कई अन्य आकृतियों में भी पाए जाते हैं, जैसे तंतुमय, ताराकृत तथा चौकोर आदि जो जीवाणु होते हैं। गतिशीलता, मोटिलिटी, इनमें मोटिलिटी कैसे होती है? जीवाणु चल, मोटाइल अथवा अचल, नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के होते हैं। चल जीवाणुओं में कसाव या कसाविका फ्लैजिला होते हैं और अचल में नहीं होते। जो चल होंगे यानी चलनशील होंगे उनमें कसाव होंगे, जिनमें कसाव नहीं होंगे यानी कि वो चल फिर नहीं सकते, इसलिए उनमें कसाव नहीं होते हैं। कसाव के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अकसावी, अब देखो ये जीवाणुओं के कसाव के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। अकसावी, अ मतलब एब्सेंट। ठीक, अ का मतलब होता है एब्सेंट, इसको इसीलिए ए ट्राइकस बोला जाता है। ए मीन्स एब्सेंट है, ए ट्राई, यानी कि ऐसे जीवाणु जिनमें कसाव नहीं होते, यानी कि वो चलनशील नहीं होते, वो अचल होते हैं। इन जीवाणु में कसाव का नहीं होती, जिस कारण से ये अचल कहलाते हैं, जैसे पास्चुरेला। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए एक कसावी मोनोट्राइकस, ये एक कसावी मोनोट्राइकस देखे ना, इसमें एक बैक्टीरिया है, इसमें एक ही जो है फ्लैजिला है। ये देखिए एक फ्लैजिला, देखिए ना एक फ्लैजिला है। ठीक, इसे मोनोट्राइकस बोलते हैं। इसका उदाहरण है थायोबैसिलस। जब केवल एक कसाव जीवाणु के एक सिरे पर होता है, तो उसे जैसे विब्रियो कॉलेरी, ये विब्रियो कॉलेरी में एक ही कसाव होता है, जैसे थायोबैसिलस विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, गुच्छ कसावी लोफोट्राइकस, ये जो लोफोट्राइकस होते हैं, ऐसे जीवाणुओं के एक सिरे या दोनों सिरों पर 2
से अधिक कसाब या कसाबों का एक गुच्छा होता है, जिसे सूडोमोनास फ्लोरेंसिस, ये देख रहे हैं, ये है लोफोट्राइकस। ठीक। तीसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस वे जीवाणु होते हैं जिनके एक सिरे पर एक कसाब, दूसरे पर दो कसाब। एम्फी मतलब दोनों, लोफो मतलब झुंड में, मोनो मीन्स सिंगल, तो मोनोट्राइकस है तो एक कसाब है। ठीक, जिसका कि एम्ब्रियो काली उदाहरण है। लोफोट्राइकस है तो एक सिरे पर दो या दो से अधिक जब कसाब पाए जाते हैं तो उसे लोफोट्राइकस बोलते हैं। तीसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब कि एक सिरे पर, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजेला पाए जाते हैं। और एक और है पेरीट्राइकस। पेरी मतलब चारों तरफ, पेरी का मतलब होता है चारों, देख रहे हो ये चारों तरफ, इसके कोशिका भित्ति के चारों तरफ फ्लैजेला का एक एक जाल से बिछा हुआ, इसे ऐसे बैक्टीरिया को पेरीट्राइकस कहते हैं। ठीक है, तो एम्फीट्राइकस बता ही दिया, जिसे हिंदी में उभय कसाबी बोलते हैं। और पेरीट्राइकस जिसका उदाहरण है ई कोलाई बैक्टीरिया, क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ये जातियों के संपूर्ण शरीर पर कसाब होते हैं। अब कसाबिका की संरचना, फ्लैजेला क्या है? प्रत्येक कसाबिका प्रोटीन की बनी 4 से 5 माइक्रोन मिली लंबी रचना होती है। जीवाणुओं की कसाबिकाएं फ्लैजेलिन, ये याद रहे, फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन के अणुओं की श्रृंखला में बनी होती है। कसाबिका के 3 भाग होते हैं। ये पूछा जाता है किस प्रोटीन की बनी होती है? फ्लैजेलिन। ठीक, 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आधार कणिका, बेसल बॉडी और ग्रेनुल, दूसरा होता है हुक और तीसरा होता है मुख्य तंतु, मेन फिलामेंट। पहला जो आधार कणिका है, यह कसाब का सबसे जटिल भाग होता है, जो एक कोश की आवरण एनिलोप में स्थित होता है। इसमें एक केंद्रीय छड़ होती है जो 2 या 4 वलयाकार संरचनाओं में दबी रहती है। हुक जो होता है, यह एकल पॉलीपेप्टाइड इकाई है जो कुछ घूमी हुई तथा मुख्य तंतु से अधिक व्यास की होती है। यह कोशिका भित्ति में घुसकर मुख्य तंतु को आधार कणिका से जोड़ती है। मुख्य तंतु जो होते हैं, यह कोशिका भित्ति से बाहर स्थित होता है तथा सतह पर हुक से जुड़ा होता है। यह आधार कणिका की सहायता से घूर्णन द्वारा जीवाणु कोशिका में गति करता है। यह गति लंब अक्ष पर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है। देख रहे हैं ये चीज़ें, यहाँ पे देखो फिगर के माध्यम से देख लीजिए, एक फ्लैजेलम है पूरा। ठीक, ये पूरा हुक, ये पूरा हुक दिया हुआ है और ये बाहर निकला हुआ पूरा फ्लैजेलम। ठीक, जो ये है, इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर, संरचना, आउटर मेम्ब्रेन, बेसल बॉडी और पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन एक रसायन है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में ही पाया जाता है, बाकी और किसी सेल वॉल में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल वॉल जिसे पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, मैक्रोपेप्टाइड भी कहते हैं। फिम्ब्री रोम, ये फिम्ब्री रोम जो छोटे छोटे पूरे सरफेस पर पाए जाते हैं, रोम जैसे, बाल जैसे। बहुत से ग्राम अग्राही, ग्राम नेगेटिव याद रहे, कौन से बैक्टीरिया है ये? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सतह पर कसाबिका से छोटे फिम्ब्री अथवा रोम पाए जाते हैं। ये कसाबिका से पतले लेकिन कठोर होते हैं। फिम्ब्री इन्हें कहते हैं, या रोम पिलाई कहते हैं, फिम्ब्री और पिलाई। फिम्ब्री जीवाणुओं को किसी पौधे अथवा इनका काम क्या है, ये काम बता रहा हूँ। फिम्ब्री का क्या काम है? फिम्ब्री जीवाणु को किसी पौधे अथवा जंतु से चिपकने में सहायक होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कठोर होते हैं, तथा 2 जीवाणुओं के संयुग्मन के समय सहायता करते हैं। संयुग्मन कॉन्जुगेशन की क्रिया में नर जीवाणु के 1 या 2 लिंगी रोम सेक्स पिलाई मादा जीवाणु से एक सेतु ब्रिज जैसी रचना बनाकर जुड़ जाते हैं। इन लिंगी रोमों की खांच ग्रूम से नर जीवाणु का डीएनए मादा जीवाणु में प्रवेश करता है। ये भी कसाब फ्लैजेला के समान होते हैं। जीव द्रव्यकला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में स्थित आधार कणिका, बेसल बॉडी या ग्रेनुल से निकलते हैं। ठीक, जीवाणुओं की अब कोशिका संरचना विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है। ये जीवाणुओं के अति सूक्ष्म होने के कारण एवं अच्छे यंत्रों के उपलब्ध न होने पर बहुत समय तक जीवाणुओं की कोशिका रचना ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं पाई थी, लेकिन अब जो है कि बहुत ही क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये देखिए, ये पूरा ये सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल यहाँ पे देखिए ये। ठीक, और ये जो पतले पतले ये दिख रहे हैं, ये फिम्ब्री, अभी हमने बताया फिम्ब्री को, ये फिम्ब्री है। इसके अलावा जो काले लाइन के अंदर जो सफ़ेद वाली लाइन है, ये सफ़ेद वाली, ठीक है, ये जैसे ये सफ़ेद वाली, ये है सेल वॉल, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक,
पॉलीसोम होता है जो कि राइबोस 70S राइबोसोम की एक समूह है। मैसेंजर आरएनए भी उसी में होते हैं। मीसोसोम ये है। मीसोसोम हमने बताया था कि जो अंदर वाली बैक्टीरिया की वाल होती है वो ऐसे फोल्ड होती है, ऐसे 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 फोल्ड होती है। ठीक, ये जो रचना है ये पूरा, ठीक, ये जो रचना है देख रहे हैं ना, ये पूरा ग्रीन में घिरा हुआ, ये मीसोसोम होता है। ठीक, ये लंबा सा ये फ्लैजेला, अंदर ये राइबोसोम, फ्री राइबोसोम होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियार्ड इनका ये है। ठीक, साइटोप्लाज्म पूरा यह रहता है, स्टोरेज ग्रेन्यूल, ट्रांसफर आरएनए, ये सब पूरी रचना, ये एक बैक्टीरिया की संरचना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम व अभिरंजन स्टेनिंग करने की नई खोज से जीवाणु की आंतरिक रचना के बारे में जानकारी हुई है, जिसका कि फिगर आपने देखा। जीवाणु कोश का एक भित्ति से घिरी रहती है, यहाँ पर डिटेल में देखिए। जीवाणु कोश का एक भित्ति से घिरी रहती है, यह पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये पॉलीसेकेराइड, लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें म्यूकोपेप्टाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें म्यूकोपेप्टाइड या इसी को पेप्टाइडोग्लाइकान बोलते हैं होता है, जिसमें एस्टिल ग्लूकोसामिन और एस्टिल म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? म्यूकोपेप्टाइड या इसी को पेप्टाइडोग्लाइकान बोलते हैं, और इसमें एस्टिल ग्लूकोसामिन और एस्टिल म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है, जो किसी भी जंतु में नहीं पाया जाता है, और एक दूसरे के बाद जुड़े रहते हैं। इसके साथ साथ भित्ति में एल एलेनिन, डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक अम्ल और डाई अमीनो पैमेलिक अम्ल TAP पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु में काइटिन भी होता है, कुछ जीवाणु में काइटिन भी पाया जाता है, जैसे फंगस में होता है। ठीक, कुछ जीवाणु की कोशिका भित्ति में सेलुलोज भी पाया जाता है। इस भित्ति के चारों ओर अवपंक स्लाइम की बनी एक परत होती है। जीवाणु वृद्धि के समय अवपंक की बनी परत फूल जाती है और एक कैप्सूल बनाती है। ये जीवाणु जो कैप्सूल बनाते हैं कैप्सुलेटेड कहलाते हैं। जिन जीवाणु में कैप्सूल बनता है उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। अब कैप्सूल की उपस्थिति जीवाणुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये जीवाणुओं के प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करती है। ठीक, अगर उनके वातावरण उनके अनुकूल नहीं है तो ये कैप्सूल उनकी सुरक्षा करती है, उनको मरने नहीं देती, और संचित खाद्य पदार्थों के संग्रहालय के रूप में काम करता है। तो कैप्सूल का क्या काम है? ये प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करती है और संचित खाद्य पदार्थों के संग्रहालय के रूप में काम करता है। दूसरी ओर कैप्सूल की उपस्थिति जंतुओं में रोग के संक्रमण में सहायता देती है। अगर जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जो भी हैं बैक्टीरिया, उनमें कैप्सूल जरूर होता है। तो कैप्सूल की उपस्थिति जंतुओं में रोग संक्रमण सहायता देती है, क्योंकि कैप्सूल के कारण जंतुओं के रक्त में रहने वाली श्वेत रक्तकणिकाएं हैं जो WBC हैं, उनका भक्षण नष्ट करके उनको नष्ट नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण रोग फैल जाता है। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनको WBC, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट हैं, न्यूट्रोफिल वगैरह हैं, ये उनको नष्ट नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण से रोग बढ़ता जाता है। कैप्सूल का निर्माण किससे होता है? देख लीजिए, डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन, लेवाइन, सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड आदि पदार्थों से इनके कैप्सूल का निर्माण होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति के अंदर जीवद्रव्य होता है, जो बाहर की ओर जीवद्रव्य कला से घिरा रहता है। यह कला फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। जीवद्रव्य कला और जीवद्रव्य की रासायनिक एवं भौतिक प्रकृति पर जीवाणुओं का अभिरंजन निर्भर करता है। जीवद्रव्य कणिका में यह पारदर्शक तरल पदार्थ के रूप में होता है, और तरण अवस्था में जीवाणु में रितिकाएँ नहीं होती, परंतु मैच्योर होने पर जीवाणु में इनका विकास हो जाता है। इन रितिकाओं में कोशिका रस, सेल सेप और संग्रहित भोजन, स्टोर्ड फूड मटेरियल रहता है। जीवद्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं में ग्लाइकोजन, इनके जीवद्रव्य में क्या क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, वसा होता है, वायोलेटिन कण। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रहना चाहिए। कुछ जीवाणुओं में गंधक के कण होते हैं, सल्फर जिसे बोलते हैं, गंधक के कण होते हैं। हर एक जीवाणु में एक विशेष प्रकार का, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोबियम क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरियोविरिडिन होता है, और बैगनी में बैक्टीरियोपर्प्यूरिन होता है। ठीक, तो इनमें जो स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ये होते हैं।
ये याद रहना चाहिए, जिनके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जीवाणु में कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी होते हैं, ये भी याद रहना चाहिए। जीवाणु में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक ये नहीं होते, जिसका मैंने पहले बता दिया। कोशिका द्रव्य में जो कुछ कलाएं होती हैं, एक जगह पर फोल्ड होकर के मिसोसोम नामक संरचना बनाती हैं, वो उपस्थित होती है इसमें। ये जीव द्रव्य में जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा के अंतर्वलन इन्वेजिनेशन से बनता है, ये हमने बता दिया। इन्वेजिनेशन का मतलब कि जैसे ये है, इसे फोल्ड करके ये जो फोल्डिंग हुआ है ये गोल सी, ये इसको अंतर्वलन बोलते हैं, इसी को मिसोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, कुछ जीवाणु में मध्यकाय को कॉन्ड्रियाड भी कहते हैं, जो मिसोसोम है उसको कॉन्ड्रियाड भी कहा जाता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं होता है, जो काम उसका होता है श्वसन क्रिया के अंतर्गत, वही काम ये भी करते हैं। श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एटीपी का निर्माण करता है, तो सेम वही फंक्शन जो है कि ये मिसोसोम करता है। इसकी खोज मध्यकाय यानी कॉन्ड्रॉइड की खोज फिट्ज़जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। मध्यकाय की खोज फिट्ज़जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये याद रहना चाहिए। मध्यकाय 2 प्रकार के होते हैं, एक सेप्टल होता है, एक लैटरल होता है। ये ज़्यादा विशेष नहीं है, ये केंद्रकाभ के साथ विभाजित होते हैं। विभाजन क्रिया में केंद्रकाभों के पृथक होने पर पट निर्माण भाग लेते हैं। पार्श्वीय मध्यकाय केंद्रकाभ के संपर्क में नहीं रहते, वह इन पर श्वसन रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। यद्यपि मध्यकाय में श्वसन क्रिया होती है, पार्श्वी में यद्यपि मध्यकाय में श्वसन क्रिया होती है, परंतु ऑक्सी श्वसन करने वाले सभी जीवाणुओं में पूर्ण जीव द्रव्य कला पर ही ऑक्सी श्वसन क्रिया होती है। कहा जाता है कि मध्यकाय जो मिसोसोम होता है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के निर्माण में भी कार्य करते हैं, तो अलग बात है। और जीवाणु कोशिका में एक निश्चित केंद्रक नहीं होता, ये बताया हमने आपको, अर्थात इनमें केंद्रक कला, केंद्रिका तथा समान प्रकार के गुणसूत्र नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट वाक्य पूरा है, ठीक। कोशिका द्रव्य के केंद्र में एक स्वच्छ भाग होता है, जिसे केंद्रकाभ न्यूक्लियाड कहते हैं। ई कोलाई नामक जीवाणु में अनुवांशिक संसाधनों से ज्ञात हुआ है कि न्यूक्लियाड में एक 700 से 1400 माइक्रोन मीटर लंबा वलयित द्विसूत्री डीएनए का तंतु होता है, जो स्थान स्थान पर मुड़ा होता है। इसमें लगभग 5 × 10⁶ हिस्टोन प्रोटीन डीएनए तंतु से नहीं लगे होते। द्विगुणन के समय डीएनए कुंडली के एक सूत्र खुल जाते हैं, जिनके परिणामस्वरूप 2 वलयित डीएनए तंतु उत्पन्न होते हैं। जीवाणु में उपस्थित केंद्रकी पदार्थ अर्थात केंद्रकाभ को आरंभिक केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब इनका अभिरंजन कैसे होता है, कैसे स्टेनिंग की जाता है। एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्रैम ने अभिरंजन की विधि को खोजा था, उन्हीं के नाम पर ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है। इस वैज्ञानिक ने अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं को 2 भागों में विभाजित किया, एक ग्राम ग्राही जिसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, एक ग्राम अग्राही जिसे ग्राम निगेटिव बोलते हैं। उन्होंने क्रिस्टल वायलेट एवं आयोडीन के घोल से जीवाणुओं का अभिरंजन यानी रंगना, अभिरंजन मतलब रंगना किया, स्टेनिंग किया। सभी जीवाणु जब क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से इन्होंने रंगा तो क्या हुए, सभी जीवाणु बैंगनी हो गए, वायलेट कलर के हो गए। इन्होंने फिर एसीटोन और एल्कोहल, एसीटोन अथवा एल्कोहल से उसको धुलाई कर दिया, धोकर साफ किया और फिर स्वच्छ जल से फिर से धो दिया। जिन जीवाणुओं में अब बैंगनी रंग रह गया उन्हें ग्राम ग्राही, जिनमें रह गया रंग उनमें ग्राम ग्राही, उन्हें ग्राम ग्राही ग्राम पॉजिटिव जिसे हम शो करते हैं G+ से, G पॉजिटिव से दिखाते हैं। तथा जो जीवाणु रंगहीन हो गए, जिन्होंने अपना रंग छोड़ दिया, रंग उनका साफ धुल गया पानी के साथ, एल्कोहल के साथ, उन्हें ग्राम अग्राही या ग्राम निगेटिव कहा। यदि इसके पश्चात सेफ्रेनिन, अब धुलने के बाद इसके पश्चात सेफ्रेनिन अथवा कार्बोल्फोक्सिन अभिरंजन देते हैं तो देखते हैं कि ग्राम ग्राही जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु तो बैंगनी ही रहते हैं, तथा ग्राम अग्राही जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो गुलाबी रंग ले लेते हैं, ठीक है। धुलाई करने के बाद भी सेफ्रेनिन से वो रंगते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव जिन्होंने कलर को नहीं छोड़ा था वो बैंगनी ही रहते हैं, दूसरा कलर उस पर नहीं आता। लेकिन जो ये ग्राम नेगेटिव जिनका कलर पूरा छूट गया था वो गुलाबी रंग हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सेफ्रेनिन होता है वो ब्लड रेड कलर होता है, तो हल्का सा लाल कलर आ जाता है। तो ये देखिए, ये फिगर के माध्यम से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया धुलाई होने के बाद छूट गया है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि वायलेट हैं, ये स्टेनिंग विथ क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन से, ठीक। ये इन्होंने फिर 95% अल्कोहल से इन्होंने क्या किया, धुल दिया 1 से 30 सेकंड तक, फिर वाटर से इन्होंने किया। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया देखो कलर लिए हुए हैं और कुछ छोड़ दिए हैं। उसके बाद फिर ये इन्होंने सेफ्रेनिन से धुलाई करने के बाद फिर सेफ्रेनिन से कर दिया, तो जो वायलेट ही थे
वो ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक कलर ले लिए वो ग्राम नेगेटिव। ठीक, ये अभिरंजन करने का तरीका है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके सेल वॉल में कुछ रसायन होते हैं, कुछ उनका मोटाई वगैरह कम कुछ रसायन पाए जाते हैं परसेंटेज में, जिसके आधार पर कुछ छोड़ देते हैं, कुछ लिए रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रामग्राही तथा ग्रामाग्राही जीवाणु में अंतर क्या, प्रमुख अंतर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। तो जो ग्रामग्राही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके जीवाणुओं में कोशिका भित्ति मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव के जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है 25 से 30 नैनोमीटर, और इसका शुष्क भार कोशिका के पूर्ण भार का 20 से 40% होता है। इसमें क्या होता है, 20 से 80% पेप्टाइडोग्लाइकन तथा बहुत कम मात्रा में प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड होते हैं। कोशिका भित्ति की बाह्य परत में टैकोइक एसिड होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। बाह्य परत में टैकोइक अम्ल होता है। ये जीवाणु पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं। ये जीवाणु किससे नष्ट होते हैं? पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं। कौन? ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देख लीजिए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है लेकिन मजबूत होती है, दृढ़ होती है, 10 से 25 नैनोमीटर की। इसका शुष्क भार कोशिका के पूर्ण भार का 10 से 20% होता है। इसमें 3% पॉलीफॉस्फोलिपिड होता है, 15% प्रोटीन होता है, 50% लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। ये जीवाणु पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते। ग्राम पॉजिटिव पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते। प्रायः ग्राम, ये एक और इम्पॉर्टेंट लाइन, कि प्रायः ग्राम अग्राही यानी ग्राम नेगेटिव एवं डंडे की आकृति वाले जीवाणु रोगजनक होते हैं। यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले अक्सर जीवाणु जो होते हैं वो डंडे जैसे आकृति के होते हैं, जैसे बैसिलस बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक, ग्राम नेगेटिव और बैसिलस बैक्टीरिया ही रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। यहाँ फिगर के माध्यम से देख लीजिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये है। ठीक, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ये संरचना है। ठीक, अंतर देख लीजिए दोनों में अंतर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अंतर, ये कैरेक्टर्स देख लीजिए क्या क्या लक्षण है। पहला है कोशिका भित्ति की मोटाई। अब कोशिका भित्ति की जो मोटाई है ग्राम पॉजिटिव में, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, और ग्राम नेगेटिव कोशिका भित्ति पतली होती है। दूसरा लक्षण क्या है, कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड की मात्रा कम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड की मात्रा अधिक होती है, 11 से 22% तक होती है। अमीनो अम्ल के प्रकार, कुछ कम प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और नेगेटिव में अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति में टैकोइक अम्ल, ग्राम पॉजिटिव में टैकोइक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में टैकोइक अम्ल नहीं होता, याद रहना चाहिए। ठीक, एरोमेटिक और सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल कुछ कम प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव में सभी प्रकार के, सब प्रकार के उपस्थित होते हैं, जितने एरोमेटिक और सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल होते हैं। एंटीबायोटिक का प्रभाव, जो डॉक्टर लोग बीमार होने पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलाते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है देख लीजिए। ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, कम प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, यानी कि कैप्सुलेटेड होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, इनको ग्राम एंटीबायोटिक से मारा नहीं जा सकता। ठीक है, होते हैं लेकिन कम प्रभावी होते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जितने होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। सॉरी, कुछ गलत हो गया। जो एंटीबायोटिक का प्रभाव होता है ग्राम पॉजिटिव पर कम प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि इनके प्रति प्रतिरोध उनका कम होता है। एंटीबायोटिक से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ज़्यादा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका उल्टा हो गया था, फिर से ध्यान दीजिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से समाप्त किया जा सकता है, वो कम प्रतिरोधी होते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोध करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं का इन पर असर कम होता है, कि वो उनसे कम मारे जा सकते हैं, इनके ख़त्म कम होते हैं। तो ज़्यादातर बीमारी यही पैदा करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बैसिलस वाले। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है, यानी लाइसोजाइम का प्रभाव इन पर कम पड़ता है, ये अधिक प्रतिरोध करते हैं, यानी उससे ख़त्म नहीं होते। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइसोजाइम के प्रति कम प्रतिरोधी होती हैं। कहने का मतलब कि लाइसोजाइम से ये समाप्त हो सकते हैं। कोशिका भित्ति के आधार बॉडी में उपस्थित रिंग, 2 घेरे पाए जाते हैं, इनमें 4 घेरे पाए जाते हैं।
ये प्रमुख अंतर है, इसको आप लोग नोटबुक में अपना लिख लीजिएगा। प्लाज्मिड और एपिसोम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, परीक्षा में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। प्लाज्मिड क्या है, एक मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल नोन एज प्लाज्मिड। ई कोलाई एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, जिसमें प्रायः गुणसूत्र से अलग एक अतिरिक्त आनुवंशिकी पदार्थ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, ठीक, यहाँ पर बीच में ये इनका ये न्यूक्लियर मटेरियल है, और कहीं पर एक छोटा सा घेरा सा और होता है। तो ये न्यूक्लियर मटेरियल ये हो गया, ठीक, न्यूक्लियर मटेरियल ये पूरा हो गया, लेकिन ये जो गोला सा है, ये वाला एक सिंगल रिंग, इसी को बोलते हैं प्लाज्मिड, यही है प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड होता है, मतलब अतिरिक्त जो अतिरिक्त क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक, जिसे आप समझ गए होंगे। तो इन्हीं को प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें कोशिका के कुल डीएनए का 0.5 से 2% भाग होता है, यानी कि जितना कोशिका में डीएनए होगा उसका 0.5 से 2% भाग ये प्लाज्मिड का होता है। प्लाज्मिड छोटे गोल द्विसूत्री डीएनए हैं जो मुख्य डीएनए से अलग रहते हैं तथा इनका द्विगुणन भी स्वतंत्र रूप से होता है। जीवाणु इनकी उपस्थिति में भी रह सकता है। ई कोलाई जीवाणु में लिखित प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के प्लाज्मिड हैं? एफ कारक युक्त प्लाज्मिड, फर्टाइल, इसे फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं। एफ कारक युक्त मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। ये लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। सभी ई कोलाई में एफ कारक नहीं होते, परंतु जिनमें ये होते हैं उन जीवाणुओं को एफ पॉजिटिव, फर्टिलिटी पॉजिटिव कहते हैं, और वो मेल नर जैसा व्यवहार करते हैं। वे लिंगी रोग सेक्स पिलाई बनाते हैं। ये जीवाणु लैंगिक जनन में नर या दाता की भांति व्यवहार करते हैं। इनका डीएनए ही दूसरे जीवाणु में जाता है। जिन जीवाणु में एफ कारक नहीं होते उन्हें एफ माइनस कहते हैं, और ये जीवाणु मादा या प्राप्तकर्ता फीमेल रेसिपेंट की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है आर कारक युक्त प्लाज्मिड रेजिस्टेंस। ये जीवाणु को विशेष औषधि मेडिसिन से नष्ट नहीं होने देने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसमें आर प्लाज्मिड होता है, वो एंटीबायोटिक्स से वो उनको बचाते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं से ख़त्म होने से बचाते हैं। तीसरा है कोल कारक युक्त प्लाज्मिड। ठीक है, ये जीवाणुओं को कॉलिसिन्स संश्लेषण की शक्ति प्रदान करते हैं, जिनका कार्य एंटीबायोटिक बनाना होता है। वे प्लाज्मिड, अब एपिसोम के बारे में आ जाओ। एपिसोम किसे कहते हैं? वे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं, एपिसोम कहलाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ये प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया है, और यहाँ पर एक उनका न्यूक्लियर मटेरियल है, और यहाँ पर ये प्लाज्मिड है। अगर ये प्लाज्मिड आकर के इससे ज्वाइंट हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये पूरे ज्वाइंट हो गए, तब ये एपिसोम कहलाते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब कि ऐसे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं वो एपिसोम कहलाते हैं। एपिसोम गुणसूत्र के साथ लगकर तथा उससे अलग भी द्विगुणन कर सकते हैं, यानी गुणसूत्र के साथ अगर जुड़ जाएंगे तब भी द्विगुणन करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, और उससे अलग रहेंगे तब भी करेंगे। जबकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर ही द्विगुणन करते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो अलग जब रहेगा तभी वो द्विगुणन करेगा, अगर जुड़ेगा तब नहीं, जुड़ जाएगा तो एपिसोम हो जाएगा। तो एपिसोम साथ रह करके भी और अलग रह करके भी द्विगुणन करता है। ये अंतर होता है प्लाज्मिड और एपिसोम में। ठीक है, तो प्लाज्मिड पोषक पदार्थ से अलग रहकर ही द्विगुणन करते हैं। दूसरे शब्दों में सभी प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जा सकता है, जबकि सभी एपिसोम को प्लाज्मिड नहीं कहा जा सकता। समझ गए बात? सभी प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ जाएंगे तो एपिसोम हो सकते हैं, लेकिन सभी एपिसोम जो होते हैं वो प्लाज्मिड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एपिसोम जो होता है अलग भी द्विगुणन करता है साथ में रह करके भी, लेकिन प्लाज्मिड जो होता है वो केवल अलग ही द्विगुणन करता है। तो ये प्लाज्मिड के बारे में थोड़ी सी पोषक गुणसूत्र से अलग रहकर प्रजनन करने वाले एपिसोम ही प्लाज्मिड हैं। ठीक है, पोषक गुणसूत्र से अलग रहकर प्रजनन करने वाले एपिसोम ही प्लाज्मिड हैं। ठीक, अब जीवाणु का पोषण, ये टॉपिक आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, इतना आप जानिए। यहाँ पर देखो बैक्टीरिया का सेल हमने फिगर लिया था। ठीक है, न्यूक्लियार्ड ये रीजन ये पूरा, ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा न्यूक्लियार्ड रीजन। ठीक, ये सेक्स पिलाई, ये जो कांटे जैसे दिख रहे हैं ये सेक्स पिलाई है, और राइबोसोम है, ये फूड ग्रेन्यूल्स है इसमें जो स्टोर आता है, ये फ्लैजेलम है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम होता है, ये इनके जो कि सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस तरह से इनका रचना है। ठीक है, तो
विभिन्न विभिन्न प्रकार के, देखो हाथों में इस तरह से गंदगी, इसलिए हाथ कोई भी फूड प्रोडक्ट खाने पीने से पहले हाथों को धुलना चाहिए, क्योंकि हाथों में इस तरह से बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन पाए जा सकते हैं। ये हाथों में देख रहे हैं, इस तरह से आपके हाथों में रहते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते, मुंह पे, चेहरे पे, होठों पर, ये इस तरह से रहते हैं। इसलिए खाने पीने से पहले या कुछ इस तरह के ऐसे गतिविधियां करने से पहले आपको सावधान रहना चाहिए कि बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। आमने सामने खड़े होकर के सीधा बात करने से भी आपके ड्रॉपलेट द्वारा ये एक दूसरे को बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मास्क लगाना ज़रूरी होता है। आजकल कोरोना महामारी में तो ये अति आवश्यक है। तो 3 फुट की दूरी होनी चाहिए। ये बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन, इस तरह से रोग बीमारी का कैसे संक्रमण होता है, ये फिगर बताता है इसके माध्यम से। यहाँ भी वही चीज़ है, कैसे जल का संक्रमण होता है, जल प्रदूषित हो जाते हैं, और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें से बैक्टीरिया कैसे मक्खियों के द्वारा भोजन पर पहुँचते हैं और हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। माइकोप्लाज्मा एक ये मोनेरा जगत का उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक सेल का। इसमें माइकोप्लाज्मा की एक विशेषता ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता। देखिए, सेल वॉल नहीं, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेलुलर आरएनए होता है, ये इनका डीएनए मटेरियल है, सेलुलर प्रोटीन है और साइटोप्लाज्म है, ठीक। साइनोबैक्टीरिया हमने बताया ही आपको, ये पूरा बता दिया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं रह गई है। विभिन्न प्रकार के ये आकार के ये जीवाणु, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।